जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं एसएससी जीडी का एक और स्पेशल मॉक टेस्ट। जीके के 20 प्रश्न बहुत हैं और मतलब जो आपके आने हैं एग्जाम में, याद रखना। और बहुत उत्कृष्ट लेवल के प्रश्न हैं, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न एसएससी जीडी स्पेशल। पहला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों? पहले प्रश्न में कहा गया अनुच्छेद 243C 243C किससे संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 1 में कहा गया है अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 243A से लेकर O तक जो प्रावधान है वो पंचायतों से संबंधित है। तो इतना तो क्लियर है कि पंचायतों के लिए होगा। तो आप ऑप्शन में देखें, पंचायतों की संरचना का उल्लेख है अनुच्छेद 243C में। सही आंसर आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, पंचायतों की संरचना का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 243C में लिखा गया है। क्लियर हुआ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे लिखा गया आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यह आर्टिकल 21 में आता है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। संघ और उसका नाम क्षेत्र आर्टिकल 1 में इस बात का उल्लेख है। संघ और उनका जो संघ क्षेत्र है वो आप याद रखिएगा, आर्टिकल 1। ठीक है दोस्तों यहाँ पे एक शब्द और है आपका, ये पंचायत राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा। पंचायत किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में कथन बताना है। देखते हैं क्या है इसकी। अब इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं इनकी संख्या कितनी है? 10 है, लेकिन मूलतः कितनी थी? 6 थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। वर्तमान में 10 ही सदस्य हैं और मूलतः ये 6 थे। ये सदस्य केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। तो इसके दोनों कथन सही हैं, कथन 1 और कथन 2 बोथ आर करेक्ट। तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा गया है? तो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। दोस्तों क्या आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो P5 कंट्री है वो क्या है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 सदस्यीय देश ऐसे हैं जिनको P5 कंट्री कहा जाता है। इस शब्द का मतलब क्या है? स्थायी सदस्य है। इन स्थायी सदस्यों में कौन है? तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका। दीज आर 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये आप याद रखना, इन 5 देशों को P5 कहा जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश हैं। और ये मतलब सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं, इनके पास वीटो पावर भी है। ये जो 5 देश हैं ये अपनी वीटो पावर भी रखते हैं। क्लियर हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों कथन इसके सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति है इसके निर्वाचन में भाग कौन कौन लेंगे? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, मनोनीत और जो नॉमिनेट होते हैं वो भी, और साथ साथ जो चुने जाते हैं वो भी। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्यसभा के सदस्य हैं और लोकसभा के सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। ध्यान रखना, मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। क्लियर हुआ? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। 1 और 2 दोनों सदस्य हैं, राज्यसभा के भी और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों आर्टिकल 63 में क्या कहा गया? आर्टिकल 63 कहता है राष्ट्रपति की जो मतलब नियुक्ति है उसके बारे में प्रावधान करता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 63 में। और अनुच्छेद 64 में कहा गया कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? भारत का उपराष्ट्रपति। ये भी आप याद रखना, पदेन सभापति है। और भारत में ये जो उपराष्ट्रपति का पद है ये कहाँ से लिया गया? दोस्तों भारत में उपराष्ट्रपति का पद आया अमेरिका के संविधान से। तो याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों वैसे उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति
उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो भारत की संचित निधि से मिलता है, याद रखना इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था। दोस्तों संविधान सभा में जो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया वो किया गया था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति मिली। दोस्तों हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज का जो वर्तमान डिजाइन हम देखते हैं जिसको तिरंगा के रूप में अपनाया गया, इस डिजाइन को तैयार करने वाले व्यक्ति हैं पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया के द्वारा भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन तैयार किया गया। दोस्तों भारत के तिरंगा में जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 होता है, याद रखना इसके बारे में। और आपको एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो अशोक चक्र है इसका रंग कैसा है, अशोक चक्र का रंग गहरा नीला है। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार आ चुका है, तो आप याद रखना अशोक चक्र का रंग कैसा है, गहरा नीला, काला मत लगाइएगा। उसके बाद में आपको बताऊं क्या भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता वो बनी है, तो याद रखना भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता है वो 26 जनवरी 2002 को लागू की गई थी। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता लागू की गई, याद रखिएगा इसके बारे में। दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि भारत के बाहर भारत का झंडा किसने सबसे पहली बार किसी विदेश में फहराया था, तो 1907 में जर्मनी में स्टटगार्ड एक जगह है, स्टटगार्ड, वहाँ पर भारत का जो झंडा है सबसे पहली बार फहराया गया था विदेश में। और ये किसने फहराया था, मैडम भीकाजी कामा। भीकाजी कामा ने भारत के बाहर भारत का जो तिरंगा है सबसे पहली बार फहराया था जर्मनी के स्टटगार्ड में। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, याद रखना भारतीय क्रांति की जननी कौन है, मैडम भीकाजी कामा। और मैडम भीकाजी कामा दादा भाई नेहरूजी की पर्सनल सचिव है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब मिली, 22 जुलाई 1947 को मिली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। दोस्तों कौन सा चार्टर अधिनियम था जिसके तहत भारत में दास प्रथा अवैध घोषित हुई, तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन सी 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो दास प्रथा थी इसको अवैध घोषित कर दिया गया। दोस्तों ये जो 1833 का चार्टर अधिनियम है इसी के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे भारत का गवर्नर बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर को भारत का गवर्नर बनाया गया था, वो आप याद रखना। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, कौन से चार्टर अधिनियम के द्वारा, 1833 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका 1813। दोस्तों 1813 के अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरी जो थे, जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आए थे, तो ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की जो आज़ादी थी, जो अनुमति थी वो दे दी गई थी। और 1813 के अधिनियम के द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्च करने का प्रावधान भी किया गया था कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा शिक्षा में, याद रखेंगे। 1893, दोस्तों 1893 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष तक के लिए और बढ़ा दिया गया था, ये भी आप याद रखें। 1853 का अधिनियम, 1853 के अधिनियम के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, ये आप याद रखना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी नियुक्त होते थे उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हुई थी 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन संख्या 6, ये क्या है, सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है, ये हमें बताना है। दोस्तों जो हमारा पब्लिक मनी है, जो सार्वजनिक धन है, इसका संरक्षक होता है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। याद रखना ये कंट्रोलर नहीं है, ये कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर, COMP, कंट्रोलर, ये जो होता है इस तरह से, कंट्रोलर नहीं है, ये आप याद रखना। तो सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन है, CAG। दोस्तों CAG की जो नियुक्ति की जाती है वो संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 में CAG की नियुक्ति का प्रावधान है और CAG की नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों CAG का काम क्या होता है, CAG का काम है भारत की संचित निधि के, भारत की जो संचित निधि है उससे जो व्यय हो रहे हैं, उससे जो खर्चे हो रहे हैं, उन खर्चों की ऑडिटिंग करना। याद रखना CAG का काम क्या है, ऑडिटिंग करना, नॉट अकाउंटिंग।
सीएजी जो है ये ऑडिटिंग करता है। हालांकि जब ये सीएजी बना था तो इसका काम ऑडिटिंग करना और अकाउंटिंग करना दोनों था, लेकिन 1971 से इसका काम केवल क्या है, ऑडिटिंग करना है, याद रखना। तो सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सीएजी अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देगा। सीएजी के लिए जो आयु है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो वो होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे लिखा गया लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको कहा जाता है। दोस्तों इसमें जो टोटल सदस्य हैं उनकी संख्या है आपका 22। इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा के और राज्यसभा के कितने, 7 सदस्य हैं। हमारे संसद की सबसे प्राचीन जो समिति है वो है आपकी लोक लेखा समिति। वर्ष 1919 के अधिनियम द्वारा 1921 में लोक लेखा समिति की स्थापना की गई और लोक लेखा समिति में जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता या विपक्ष का जो सांसद है वो आपको मिलेगा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। और दोस्तों लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो लोक लेखा समिति है ये अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है, ये स्पीकर को सौंपती है। लोकसभा का जो स्पीकर है उसको अपनी रिपोर्ट सौंपती है लोक लेखा समिति। दोस्तों संसद लिखा गया है, भारतीय संसद का डिजाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने भारतीय संसद का डिजाइन तैयार किया था। संसद को लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दुनिया में संसदों की जननी किसे कहा गया है, तो ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। दोस्तों जैसे आपसे पूछा जाए दीवान निगारा किस देश की संसद है, दीवान निगारा किस देश की संसद है, तो मलेशिया की संसद को दीवान निगारा कहा जाता है। ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। मलेशिया की संसद को दीवान निगारा कहा गया। और रिक्सडैग किसकी संसद है, दोस्तों रिक्सडैग है स्वीडन की संसद। रिक्सडैग किस देश की संसद है, स्वीडन की संसद को रिक्सडैग कहा जाता है। जर्मनी की संसद को बुंडसटैग, इजराइल की संसद को नेसेट और जापान की संसद को डायट, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, मंगोलिया की संसद को खुरल कहा जाता है, डेनमार्क की संसद को फॉल्केटिंग कहा जाता है और पाकिस्तान की संसद को मजलिस शूरा कहा जाता है, मालदीव की संसद मजलिस कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। उसके बाद में लिखा गया है दोस्तों राष्ट्रपति, भारत में संवैधानिक प्रमुख कौन है, वो है राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है आर्टिकल 53 के अनुसार, ये आप याद रखना। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है या जो उसका पद है उसका उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निष्कासित करने का काम किसका है, तो 7 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निष्कासित कर सकता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया राज्यपाल, भारत में राज्यपाल का पद कहाँ से आया, दोस्तों भारत में राज्यपाल का पद आया कनाडा से। याद रखना, कनाडा से राज्यपाल का पद लिया गया। और राज्यपाल बनने के लिए भारत में जो संविधान के अनुसार कितनी आयु चाहिए, 35 वर्ष राज्यपाल की न्यूनतम आयु है, कम से कम 35 वर्ष। दोस्तों मैं आपको बताऊं राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल है, याद रखना। एक चीज आपसे पूछा जाए कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्लियर हुआ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भारत में पहली राज्यपाल कौन बना, या कोई चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो दोस्तों सरोजिनी नायडू भारत के इतिहास में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पे बनी थी, ये बनी थी आपकी यूपी में, संयुक्त प्रांत में बनी थी सरोजिनी नायडू राज्यपाल। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, संविधान का जो संरक्षक है, संविधान का अभिभावक है, गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका। और भारत का सुप्रीम कोर्ट ये 28 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था, याद रखना। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो मुख्य जज हैं उनके पिताजी भी मुख्य जज रह चुके हैं। तो डी वाई चंद्रचूड़ अभी भारत के 50 में मुख्य जज हैं और इनके पिताजी भी भारत में मुख्य जज रह चुके हैं। तो ये एकमात्र ऐसे मुख्य जज हैं भारत के जिनके पिताजी भी मुख्य जज रहे और वो उनका बेटा भी आज मुख्य जज है। तो चलो कमेंट में बताना है कि डी वाई चंद्रचूड़ के पापा का क्या नाम है, ये कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं ये निष्कासित होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है।
राज्य सूची का कौन सा विषय नहीं है? दोस्तों कृषि राज्य सूची का विषय है, सिंचाई राज्य सूची का विषय है, समाचार पत्र राज्य सूची का विषय है। बट फॉरेस्ट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। वन जो है वो राज्य सूची का विषय नहीं है। वन किस सूची में आता है? दोस्तों वन समवर्ती सूची में आता है। क्लियर, याद रखना, समवर्ती सूची का विषय है वन। दोस्तों हम बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची के और कौन से विषय हैं जो आपसे पूछे जाए? जैसे आपसे पूछा जाए राज्य सूची में जैसे जेल किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। जैसे आपसे पूछा जाए मत्स्य पालन किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है मत्स्य पालन। इसके साथ साथ जैसे आपसे पूछे व्यापार किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। भूमि कर किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो वो आपका राज्य सूची का विषय है। उसके बाद में संचार है और भूमि भवन है। पुलिस की सूची का विषय राज्य सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों, और आपको बताऊं जैसे समवर्ती सूची में शिक्षा है, समवर्ती सूची में आपका गोद लेना जो है वो समवर्ती सूची में आता है। विवाह समवर्ती सूची का विषय है। मजदूर संघ समवर्ती सूची में आते हैं। वन समवर्ती सूची में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में तीसरी अखिल भारतीय सेवा है भारतीय वन सेवा, और भारतीय वन सेवा की शुरुआत हुई थी 1966 में। भारतीय वन सेवा की शुरुआत 1966 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, क्या कहा गया कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई? दोस्तों मॉडर्न कंप्यूटर का जो युग शुरू हुआ वो कब से होता है? 1946 से। सही जवाब है आपका 1946। ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्या आपको पता है कि भारत में बनने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? दोस्तों भारत में विकसित पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। भारत में विकसित पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ, ये भी आप याद रखें। दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। याद रखना, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भारत में एक संस्था है सीडैक, सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, ये आप याद रखेंगे। तो ये सीडैक जो है ये भारत में कंप्यूटर के निर्माण करने वाली एक संस्था है। और ये कौन से मंत्रालय के अधीन आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मीटी के अधीन आता है सीडैक, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों भारत में क्या आपको पता है कि सुपर कंप्यूटिंग का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक जिस व्यक्ति को माना गया वो है आपके विजय पांडुरंग। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं विजय पांडुरंग भटकर, ये आप याद रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है भारत में? विजय पांडुरंग भटकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों चरित्रहीन पुस्तक के लेखक हैं आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ये आप याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी एक कविता है संस्कृति के 4 अध्याय, याद रखना। रश्मि रथी, हुंकार, ये सभी इनकी हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, इनकी सबसे फेमस रचना रश्मि रथी का तीसरा सर्ग की 4 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। ये वाली पंक्ति कभी आप पढ़िएगा। रश्मि रथी का जो तृतीय सर्ग है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको उसको पढ़ना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर, और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ भी मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जननायक के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों जननायक के नाम से प्रसिद्ध है आपके कर्पूरी ठाकुर। ऑप्शन सी, जननायक कर्पूरी ठाकुर का उपनाम है। दोस्तों हम बात करें जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है। लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई है। दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, तो ये आप याद रखेंगे। संपूर्ण क्रांति से जुड़े हुए हैं जयप्रकाश नारायण, समाजवाद की धारा से ये जुड़े हुए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों जयप्रकाश नारायण को 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला, ये भी आप याद रखें। और जयप्रकाश नारायण के नाम पर जयप्रकाश नारायण समाजवाद संग्रहालय कहाँ पर है? तो जेपी नारायण समाजवाद संग्रहालय है उत्तर प्रदेश में। जेपी नारायण समाजवाद संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये यूपी में है, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। समाजवाद संग्रहालय लखनऊ, और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों बिरजू महाराज, ऑप्शन बी, कथक
में इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की है। दोस्तों कथक के बारे में क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय कथक संस्थान है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है, ये आप याद रखना। और दोस्तों कथक भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संरक्षण मुस्लिम शासकों द्वारा किया गया था, याद रखना। मुगलों का दरबारी नृत्य है कथक, ये भी आप याद रखें। और कथक के साथ साथ आप एक चीज़ और याद रखना, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये जो लोग हैं वो कथक के लिए हैं, ठीक। उसके बाद में कथकली, कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली, और इसमें 24 हस्त मुद्राएं सब फेमस हैं। कथकली में कितनी हस्त मुद्राएं हैं? 24 हस्त मुद्राएं इसमें फेमस हैं। एक्चुअल में जिस भी लोक नृत्य में कली शब्द लगा मिले तो समझ जाना केरल का, जैसे मरगम कली, कोलकली, पुक्कली, कथकली, कई सारे ऐसे आएंगे, परिचा कली और कैकोटिट कली। तो कली वाले जितने भी लोक नृत्य हैं वो सारे केरल के हैं, याद रखना। कुचिपुड़ी डांस, दोस्तों कुचिपुड़ी डांस ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का। दोस्तों आंध्र प्रदेश का जिला है कृष्णा जिला, और कृष्णा जिले में एक गांव है कुचिपुड़ी गांव, और उसी गांव के नाम पर इस डांस का नाम कुचिपुड़ी डांस रखा गया है, याद रखना। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी ये कुचिपुड़ी के डांसर हैं। तो कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। ओडिसी, ओडिसी उड़ीसा का ही है। केलुचरण महापात्रा हो गई, मीनाती मिश्रा हो गई, ये सब ओडिसी डांस करती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, भारत में एक चीज मैं आपको बता दूं, कितने शास्त्रीय डांस हैं? 8। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। संगीत नाटक अकादमी ने 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्यों की संज्ञा दी है, जिसमें भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, सतरिया है सतरिया असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक यूपी का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के हैं, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। सारे याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय दोस्तों है, ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वियना। वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जहाँ पे ओपेक का मुख्यालय भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में। दोस्तों यहाँ पे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसे बोलते हैं IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और ये मुख्यालय पेरिस में है। आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है, याद रखना। और एक और सावधान रहना, अगर क्वेश्चन आए अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी या अक्षय ऊर्जा एजेंसी, नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी ये कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, जिसको बोलते हैं इरेना, इरेना इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इसका मुख्यालय अबू धाबी में है, अबू धाबी, याद रखना इसके बारे में। तो ये तीनों संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना में, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी पेरिस में, और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इरेना में। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी है। देखो कितना अच्छा समय है आज का। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये भारत में कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये आज ही मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को होता है, और ये आज ही है, याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक। चलिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा गया आपका नैरोबी, नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में, केन्या की राजधानी है। उसके बाद में लंदन लिखा गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है, याद रखना। और इसके साथ साथ लंदन में और किसका मुख्यालय है? कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय, कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी आपका लंदन में है। दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखनी है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय लंदन में है, ये भी आप याद रखें। और इसके साथ साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय भी लंदन में है, ये भी आप याद रखें। और लंदन में एक जगह आपको याद रखनी है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। इसमें कौन रहते हैं? इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं, जो कौन है? ऋषि सुनाक है। उसके बाद में आपको बता दूं जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है। WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है।
उसके बाद में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। उसके बाद में रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय जेनेवा में है, ये भी आप याद रखिएगा। तो जेनेवा में तो बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। खैर अभी के लिए इतना ही याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो बना ये 1940 में बना था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1940। क्लियर, 1940 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई है। और दोस्तों ये जो संस्था है ये कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, रक्षा मंत्रालय। क्लियर, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का कोई विमान जो आपको याद रखना है, हाँ, भारत में जो तेजस विमान है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है। और अभी इसने एक भारत का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनाया जिसका नाम था प्रचंड। प्रचंड एक हेलीकॉप्टर का नाम है जो HAL के द्वारा बनाया गया था। क्लियर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को शीलादित्य कहा गया है? दोस्तों शीलादित्य किसे कहा गया? तो हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा जाता है। पुष्यभूति वंश का राजा है हर्षवर्धन, पुष्यभूति। और इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, ये बाद में बौद्ध बन जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों हर्षवर्धन का दरबारी कवि है बाणभट्ट। बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखी है हर्षचरित। याद रखना, हर्षचरित लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में। और हर्ष के दरबार में एक चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया, ये भी आप याद रखें। अशोक, भारत में शिलालेखों का जनक अशोक को कहा जाता है। और अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग का युद्ध लड़ा, और कलिंग का युद्ध दया नदी के किनारे लड़ाया गया था खारवेल के साथ। और युद्ध हुआ अशोक का जिसमें अशोक की विजय हुई। और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध की नीति को त्याग दिया और धम्म की नीति को अपना लिया। और इसने बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दीक्षा ले ली थी वो आप याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो अशोक है, अशोक के शिलालेख सबसे पहले पढ़े थे, शिलालेखों की लिपि जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी। अशोक के शिलालेखों की लिपि जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ी गई 1837 में। याद रखना, अशोक ने सांची का स्तूप भी बनवाया था। और लुम्बिनी में रुम्बनदेही स्तंभ अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक, इसे देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। क्लियर हुआ। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, नंदवंश के बाद जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। याद रखें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दोस्तों समुद्रगुप्त का बेटा है। चंद्रगुप्त सेकंड, इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न थे वो रहते थे। और इसने मेहरौली का जंग रहित लोह स्तंभ बनवाया था। तो मेहरौली का जो आयरन पिलर है वो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था मेहरौली का आयरन पिलर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया? दोस्तों संगम जो है ये तमिल साहित्य के सम्मेलन होते थे। और ये जो हुए वो कहाँ पर हुए? तो ये पांड्य जो वंश है, पांड्यन वंश, उसके शासनकाल में हुए थे। अच्छा, पहला तमिल संगम कहाँ हुआ था? दोस्तों पहला तमिल संगम हुआ था मदुरई में। दूसरा कहाँ हुआ? दूसरा हुआ था कपाटपुरम में, कपाटपुरम। और तीसरा कहाँ पे हुआ था? तीसरा हुआ था मदुरई में। ये आप याद रखना। दोस्तों जो पांड्यन जो है तमिल काल है, संगम काल है, संगम काल को तमिल भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है। याद रखना, संगम काल को तमिल भाषा का स्वर्ण युग माना गया है। दोस्तों तमिल को 2004 में भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया गया था। तमिल पांडिचेरी और तमिलनाडु की राजभाषा के रूप में मतलब कार्यरत है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, चोल वंश के बारे में एक चीज़ याद रखना, नटराज की जो मूर्ति है वो किसकी देन है? चोल वंश की देन है नटराज की मूर्ति, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस वंश के शासकों ने दिल्ली पर सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था? दोस्तों दिल्ली पर सबसे ज़्यादा समय पर जो शासन किया वो क्या था? तुगलक वंश के शासकों ने। तुगलक वंश की बात करें तो सन 1320 से 1414 तक तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो याद रखना, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी, ये आप याद रखें, पर्शियन लैंग्वेज थी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो खिलजी वंश है ये दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम समय तक राज करने वाला वंश है। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था।
1290 से 1320 ईस्वी तक चला खिलजी वंश, ये आप लगा सकते हैं। उसके बाद में लोधी वंश, लोधी वंश आपको पता है 1451 से 1526, और लोधी वंश के बाद में मुगल युग शुरू हो जाता है। और गुलाम वंश आपको पता ही होगा 1206 में इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और 1290 तक ही चला था, ये भी आप याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खतौली का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों खतौली जो जगह है ये राजस्थान के कोटा के समीप है, और खतौली का युद्ध राणा सांगा के बीच हुआ था, और किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच 1517 में, 1517 में हुआ था। खैर 18 यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 1518 में खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, और इसमें राणा सांगा की विजय हुई थी, ये भी आप याद रखें। तो 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था किसके टाइम में? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, शाहजहां के शासनकाल में जो उपनिषद है इनका फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया जो शाहजहां है, आप याद रखना, इसने अपनी मरहूम बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था आगरा में, ये भी आप याद रखेंगे। तो ताजमहल का निर्माण मुमताज़ महल की याद में करवाया गया। दोस्तों आपको एक कमेंट में क्वेश्चन बताना है कि ताजमहल पर कुरान की आयतें किसने लिखी हैं? कुरान किसने लिखा था ताजमहल पर, यह आपको बताना है। उसके बाद में बात करें हम यहाँ पे जहांगीर। दोस्तों जहांगीर जो है ये अकबर का बेटा है, सलीम इसका बचपन का नाम है, और जहांगीर जो है ये 1605 में मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी, जिसे जंजीर आदिल कहा गया, न्याय की जंजीर। जहांगीर ने जो तंबाकू की कंजम्पशन थी उसको बैन किया था, बहुत ज़्यादा शराब ये पीता है, शराबी किंग है। और जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था, कैप्टन हॉकिंस को इसने इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी। और जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों जहांगीर ने ही सिखों के 5वें सिख गुरु थे अर्जुन देव, सिखों के 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी, ये आप याद रखना। और जहांगीर की पत्नी का नाम है नूरजहां, और नूरजहां का असली नाम था मेहरुन्निसा, और मेहरुन्निसा ने अपने आप को पातशाह बेगम की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया आपका ऑप्शन औरंगजेब, इसे जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया। सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार जो थे वो औरंगजेब की सेना में थे, लेकिन हालांकि इसने हिंदुओं की हत्या भी बहुत ज़्यादा की। सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर की गर्दन काट दी थी इसने, गुरु तेग बहादुर। और दिल्ली में शीशगंज चौराहे पर इनकी गर्दन काटी तेग बहादुर की। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा गया। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने रुकाते आलमगीरी एक किताब लिखी, और इसने आलमगीर का टाइटल भी धारण किया, आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण की है। और दोस्तों औरंगजेब जो है इसमें इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 2 बार हुआ था, औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार। अकबर की बात करें तो 1582 ईस्वी में इसने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, दीन ए इलाही धर्म चलाया था। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो बनी ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। दोस्तों तिलक की बात करें तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, तिलक की एक किताब है गीता रहस्य, ये आपसे पूछी जा सकती है, गीता रहस्य किताब किसने लिखी? तो गीता रहस्य किताब लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। और इनकी एक किताब हो रहा है द ओरियन किताब किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों तिलक जो है ये गरम दल के सदस्य हैं, लाल बाल पाल की तिकड़ी में शामिल हैं। और तिलक की मृत्यु उस दिन हुई थी जिस दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद में लिखा गया आपका राजाराम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी मोहन राय के द्वारा। दोस्तों राजाराम मोहन राय के द्वारा ही सती प्रथा का अंत करवाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। और राजाराम मोहन राय की हत्या हुई थी इंग्लैंड में, हत्या नहीं सॉरी मृत्यु, तो इनका जो कब्र है वो इंग्लैंड में ही है, ब्रिस्टल में। याद रखना राजाराम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। और नेहरू जी की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में राजाराम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा गया है, ये भी आप याद रखें। और राजाराम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, गिप्तु मोनुस्थीस्त ये किताबें लिखी हैं, ये आप याद रखेगा। दयानंद सरस्वती 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की।
आर्य समाज। आर्य समाज के अनुसार जो ज्ञान का स्रोत है वो वेद है और दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती को, और दयानंद सरस्वती का एक शब्द है स्वराज। स्वराज शब्द किसकी देन है? तो दयानंद सरस्वती की देन है। दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में एक ग्रंथ लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में किसने लिखा है? दयानंद सरस्वती। और इनका मूल नाम क्या है? मूल शंकर। वास्तविक नाम था मूल शंकर, याद रखिएगा इनके बारे में। और एक चीज़ आपको और बता दूं, जो दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, याद रखिएगा मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने। उसके बाद में मैं बात करूं एक क्वेश्चन संख्या 21, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक कौन है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अरविंद घोष। ऑप्शन बी, अरविंद घोष। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस होता है, याद रखिएगा पराक्रम दिवस 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। दोस्तों ये थे आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सही रूप से मिलती रहे। तो मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।